हेलो, काफी समय बाद एक रिकमेंडेशन वीडियो। एनिमे का नया सीजन यानी कि स्प्रिंग 2026 शुरू हो चुका है और चारों तरफ एनिमे की बारिश हो रही है। और अगर इस बारिश में तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुमको कौन सा एनिमे देखना चाहिए और कौन सा नहीं, तो मैं हूं ना। मैंने 20 से भी ज्यादा एनिमे के फर्स्ट एपिसोड्स ट्राई किए हैं ताकि तुमको बता सकूं कि कौन से एक्चुअली में देखने लायक हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पहले फट से रिटर्निंग टाइटल्स बता देता हूं, जिसमें सबसे पीक तो अभी चल रहा है रीज़ीरो सीजन 4। उसके बाद दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4, डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर पार्ट 3 और क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 भी लाइन में है। पर तुम्हें इतना ज्यादा कैचअप नहीं करना है तो एक फेयरली नया एनिमे विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड भी चल रहा है सीजन 2 के साथ। मैं इसमें सिर्फ विस्टोरिया और रीज़ीरो को ही फॉलो करने वाला हूं क्योंकि मैंने यही दो देखे हैं। खैर, अब ये तो माल हो गया पुराने फैंस के लिए जो अपने फेवरेट एनिमे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब असली रिकमेंडेशंस पे आते हैं जिनके लिए तुमको मेरा ओपिनियन चाहिए होगा। और मैं पहले तुमको टॉप 3 बताऊंगा ताकि तुम वीडियो को अर्ली छोड़ भी दो तो भी अच्छे ही रिकमेंडेशंस लेके जाओ। इस सीजन जिस एनिमे का इंतजार मुझे और मुझ जैसे कई एनिमे फैंस को काफी ज्यादा था वो है विच हैट अटीलिया। कोको एक नॉर्मल सी लड़की है जिसे मैजिक बहुत लुभाता है। बचपन में किसी दिन उसे किसी औरत ने तंत्र मंत्र दिखा के एक जादू की किताब और छड़ी बेच दी थी और तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ी होकर एक विच बनेगी। लेकिन जादूगर बनने के लिए तुम्हें जादू के साथ पैदा होना पड़ता है। खुशकिस्मती से एक दिन टहलते हुए गोजो का बड़ा भाई किफरी वहाँ पर आ जाता है। ये बंदा एक जादूगर है और उसे मजबूरन वहाँ जादू परफॉर्म करना पड़ता है और वो एक कंडीशन रखता है कि कोई भी उसे देखेगा नहीं। एंड कोको उसे देख लेती है और उसे ये राज पता चल जाता है कि वास्तव में जादू के साथ पैदा नहीं हुआ जाता बल्कि उसे कोई भी सीख सकता है, क्योंकि जादू होता है एक स्पेशल इंक और एक पेन से कुछ शेप्स ड्रॉ करके। कोको को लगता है You're a wizard, Harry. और बस फिर वो अपनी पुरानी किताब निकालती है और कुछ शेप्स ट्राई करती है और गड़बड़ हो जाती है। उसकी माँ पत्थर में बदल जाती है और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है जादू सीखने की ताकि वो अपनी माँ को वापस ला सके। इस एनिमे की मांगा बहुत ही सुंदर है और स्टूडियो बग फिल्म्स ने उस फील को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। एनिमेशन शुरू से ही ब्यूटीफुल है और मैजिक वाले सीन्स में तो और भी स्टैंड आउट करती है। एनिमे बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली चेक इट आउट। बस एक कंसर्न है कि ये वही स्टूडियो है जिसने ज़ॉम्ब 100 बनाया था और उसका भी एपिसोड 1 एनिमेशन एंड एक्जीक्यूशन वाइज बहुत बढ़िया था, पर फिर बेचारे एनिमे को मिड सीजन ब्रेक लेना पड़ा था प्रोडक्शन इश्यूज के चलते। और विच हैट अटीलियर भी 2025 से डिले होकर 2026 में आया है। बस दुआ करो कि ज़ॉम्ब 100 की तरह इस पे भी मिड सीजन ब्रेक ना लग जाए। लेकिन तुम्हारे एंटरटेनमेंट में कोई ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि लेजेंडरी एनिमे एफएमवीबी की क्रिएटर हिरोमु अराकावा रिटर्न कर रही है एक नए फैंटेसी शोनन के साथ। नाम है डेमंस ऑफ द शैडोरन। स्टोरी फॉलो करती है दो भाई बहन यूरो और आसा को, जो एक ऐसे गांव में रहते हैं जो इंसानी आंखों से छुपा हुआ है। पर एक दिन अचानक इस गांव पर हमला हो जाता है और ऑलमोस्ट पूरे गांव को ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग यूरू की छोटी बहन आसा। लेकिन जिसने आसा को मारा है वो क्लेम करती है कि वो असली आसा है। और तो और इन अटैकर्स के पास स्पेशल पावर्स हैं जो आती हैं डेमंस से। शॉकिंगली यूरू के पास भी 2 डेमंस हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी मदद से वो उन अटैकर्स की बैंड बजाता है और इस अटैक के पीछे की वजह को ढूंढने निकलता है। मैं बस एक बात बोलूंगा कि हिरोमु अराकावा has not lost her touch at all। जैसे एफएमवीबी एक परफेक्ट स्टोरी है जो एक्शन और फिलॉसफी को इस तरह से परफेक्टली मिक्स करती है कि तुम कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हो, वैसे ही इस एनिमे ने भी मुझे इस तरह से हुक किया कि मैं एक एपिसोड पे रुक ही नहीं पाया। मैंने इसके दोनों एपिसोड्स देख ली। इसे एनिमेट भी एफएमवीबी का स्टूडियो बोन्स ही कर रहा है, जिसने माय हीरो एकेडमी और मॉब साइको 100 जैसे शोज बनाए हैं। एंड आई थिंक आई कैन सेफली से कि एक और ग्रेट शो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। ग्रेटनेस की बात आई ही है तो मास्टरपीसेस की फैक्ट्री मैड हाउस का भी एक नया एनिमे आया है, नाम है लायर गेम, जिसकी मांगा हाईली अक्लेम्ड है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टोरी फॉलो करती है नाओ कांजाकी को, एक भोली भाली लड़की जो किसी पे भी भरोसा कर लेती है। एक दिन उसे एक पैकेज मिलता है टेलिंग हर दैट शी इज नाउ अ पार्ट ऑफ अ गेम कॉल्ड लायर गेम। रूल सिंपल है, 2 लोगों को 100 मिलियन येन दिए जाते हैं और 1 महीने में उन्हें एक दूसरे से वो अमाउंट लूटने की कोशिश करनी है झूठ बोल के। जो जीता वो 100 मिलियन येन जीत जाएगा और जो हारा वो उतने ही कर्जे में डूब जाएगा। सीधी सादी नाओ अपने पैसे अपने ओपोनेंट को दे बैठती है जो कि उसका ही टीचर है, पर फिर वो रियलाइज करती है कि गुरु के नाम पे कलंक ये आदमी उसे चूना लगा रहा है। डेस्परेट होकर वो मदद मांगती है एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट शिनिची आकियामा से। ये बंदा लाइट यागामी लेवल का मैनिपुलेटर है, इसे लोगों की साइकोलॉजी से खेलना बहुत अच्छे से आता है और अब ये हेल्प करेगा नाओ की इस गेम को जीतने में। एनिमे काफी एंगेजिंग है और अपनी एनिमेशन से ये तुमको अर्ली 2000s की याद दिलाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लोली प्रोग्रेस करता है। इवन मैंने एक की जगह 2 एपिसोड ट्राई
किए, लेकिन तब भी मुझे इस मास्टरमाइंड का फुल पोटेंशियल देखने नहीं मिल पाया। फर्स्ट गेम का रेजोल्यूशन 2 एपिसोड्स में निपटा ही नहीं, सिर्फ बिल्डअप ही होते हुए रह गया। तो एटलीस्ट 3 एपिसोड्स तो तुम ट्राई करना ही बिफोर डिसाइडिंग कि इसको आगे देखना है या नहीं। तो ये थे सीजन के टॉप 3 मोस्ट हाइप्ड एनिमे। मेरे पास टॉप 3 मोस्ट अंडररेटेड भी हैं, जिसमें से एक तो शायद साल का बेस्ट एनिमे हो सकता है, पर उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक उसकी बात कर लेते हैं जिसकी तुम्हारी जिंदगी में भारी कमी है, रोमांस। स्प्रिंग सीजन इज द सीजन ऑफ रोमांस। जैसे साकुरा लीव्स गिरती हैं और माहौल को रोमांटिक बनाती हैं, वैसे ही 7 एनिमे गिरे हैं इस सीजन तुम्हारी बेरंग जिंदगी में प्यार के रंग भरने। जिन एनिमे को तुम थोड़ा कैजुअली मजे में देख सकते हो उनमें है आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास एंड गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओताकू। और मैं पहले ही बता दूं कि ये डिक्लेरेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन है। गर्ल्स आर एक्चुअली काइंड टू ओताकू इन दिस एनिमे। दोनों एनिमे काफी सिमिलर हैं, जिसमें एक लोनर मेन कैरेक्टर है जिसके कुछ नीश इंटरेस्ट है। सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल वाले में बंदे को गेम्स खेलने और बी ग्रेड मूवीज देखने का शौक है। वो वीकेंड में अपने घर पर यही करता है और लकीली क्लास की सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल को भी सेम चीजें पसंद है। वो उसकी दोस्त बन जाती है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ओटाकू वाले में बंदा ऑब्वियसली ओटाकू है और छोटी लड़कियों के लिए बनाए हुए एनिमे को एंजॉय करता है। वहां भी एक सुपर मॉडल मटेरियल लड़की को सेम एनिमे पसंद है और इनकी भी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अगर तुम्हारे भी नीश इंटरेस्ट हैं जो एनिमे है और सोसाइटी ने तुम्हें आउटकास्ट कर दिया है, तो ये 2 एनिमे तुम्हें कंफर्ट दे सकते हैं तुम्हारी पीक फैंटेसी को फुलफिल करके। पर अगर ये भी फुलफिल ना कर पाए तो थोड़ी और मिठास ऐड कर देते हैं। तुम ट्राई करो आई वांट टू एंड दिस लव गेम। याद करो प्लॉट कागुया सामा का। कैसे एक लड़का और एक लड़की तुले हुए थे एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करवाने में। बस वही यहाँ पर भी है। साकुरा और असागी बचपन के दोस्त हैं जो एक दूसरे को रेज बेट करते हैं आई लव यू बोल के। शर्त यह है कि जो शर्मा गया वो हार गया और दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे को हराने में। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में कहीं ना कहीं पड़ चुके हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं cause that will be too much for their pride। इसके चलते दोनों मेन कैरेक्टर्स काफी क्यूट एक्ट करते हैं और काफी फनी सिचुएशंस भी आती हैं। इस एनिमे को बनाया है फीलिक्स फिल्म ने, जिसने आहार इंसान और यू आर मिस सर्वेंट जैसे स्वीट एनिमे बनाए हैं। और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है, तो डोसेज थोड़ा हिसाब से लेना, कहीं डायबिटीज ना हो जाए। चलो डायबिटीज से बचाने के लिए थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी लगा देते हैं, थोड़ा स्पाइस ऐड हो जाएगा। जिसमें 2 एनिमे आते हैं, मैरिज टॉक्सिन और कल्ट जी क्लास मॉनिटर। मैरिज टॉक्सिन में गैरो एक पॉइजन मास्टर है जो लोगों को असैसिनेट करता है। पर दिक्कत यह है कि इस पेशे में लड़की का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बेचारा सिंगल है, लेकिन उसे अपनी पॉइजन की लेगेसी भी बढ़ानी है। तो अच्छी सी लड़की ढूंढ के वो शादी करना चाहता है ताकि बच्चा पैदा कर सके। वो कहते हैं ना कि लड़की पटाने के लिए बस बात करना आना चाहिए। एग्जैक्टली, उसे बात करना नहीं आता है। तो वो हेल्प लेता है किनोसाकी मे की, जिसको देख के लट्टू मत हो जाना क्योंकि ये लड़का है। इस बंदे को बात करना बहुत अच्छे से आता है और अब ये हेल्प करेगा हमारे मेन कैरेक्टर को गर्लफ्रेंड बनवाने में। ऐसा दोस्त भगवान सबको दे। सेटअप इसका रोमांस वाला है, लेकिन ट्रीटमेंट फुल एक्शन कॉमेडी, जिसकी एनिमेशन सरप्राइजिंगली कुछ ज्यादा ही अच्छी है। आखिर बच्चा किसका है? MHA के स्टूडियो बोन्स फिल्म का। देन वी हैव द कल्जी क्लास मॉनिटर एंड द गर्ल विद द शॉर्ट स्कर्ट। साकुरा दाइमॉन अपने पब्लिक मॉडल्स कमेटी के काम को काफी सीरियसली लेता है और रोज चेक करता है कि कौन अप्रोप्रिएटली ड्रेस कर रहा है और कौन नहीं। पर एक लड़की है जो छोटे से भी छोटी स्कर्ट पहनती है, इतनी कि उसकी पैंटी भी एक्सपोज हो जाए। एंड साकुरा दाइमॉन इज लाइक, पर इवेंचुअली दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ साकुरा दाइमॉन अपने हार्ड एंड फास्ट रूल्स को थोड़ा सा लूज करता है, तो कुछ ये लड़की भी डिस्कवर करती है कि साकुरा दाइमॉन एक्चुअली में दिल का अच्छा इंसान है। ये काफी ओवर द टॉप एनिमे है और शायद इस सीजन का वन ऑफ द फनीएस्ट रोम-कॉम है। और हो भी क्यों ना, कॉमेडी के बेताज बादशाह ग्रैंड ब्लू का स्टूडियो 0G से बना रहा है और एनिमे का आर्ट स्टाइल भी इसकी वैकी कॉमेडी को सूट करता है। अब मैं बात करूं करंटली एयर हो रहे बेस्ट रोमांस एनिमे की, तो मेरे दिमाग में 2 नाम आते हैं, द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस एंड गो फॉर इट नाकामुरा कुन। पहले बात करते हैं द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस की। स्टोरी फॉलो करती है एक सोशली डिसेबल्ड लड़की कोयुकी को, जो अपने मुंह पे इतना गंदा एक्सप्रेशन बना के रखती है कि लोग उससे दूर ही रहते हैं। शी इज एज कोल्ड एज आइस, उसका नाम भी आइस क्वीन पड़ गया है। वो सबसे एक सर्टेन दूरी बना के रखती है, मानो उसके चारों तरफ एक दीवार हो। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है मिनातो से, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसकी एनर्जी गोल्डन रिट्रीवर जैसी है, एकदम वार्म, जो इस आइस क्वीन की वॉल को पिघला सकती है। इसमें एक्चुअली 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक लंबा और काइंड बास्केटबॉल प्लेयर यूता और एक टिपिकल पॉपुलर गर्ल मिकी। एनिमे तुम्हें थोड़े से मिक्स सिग्नल्स देता है, जिसमें दोनों लड़के अपने अपने तरीके से इस लड़की की दीवार को तोड़ रहे हैं। कुछ गलत मत समझना, ये वो सोशल ऑकवर्ड वाली दीवार है, कोई और दीवार नहीं प्लीज। इस एनिमे में हमको इन चारों कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप के बारे में ही देखने को मिलेगा। ये एनिमे तुमको तुम्हारे पहले पहले प्यार की याद दिलाएगा, जो तुम्हें स्कूल या कॉलेज में होता है। एनिमे काफी वेल रिटन है और इसे बनाया है सेंटेंस टू बी अ हीरो के स्टूडियो काय ने। तो एनिमेशन में तो तुमको कोई कमी नहीं देखने मिलेगी। इट इज सॉलिड एंड हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। फिर आता है गो फॉर इट नाकामुरा कुन। एक ही सेंटेंस में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें इसे देखना चाहिए या नहीं। दिस एनिमे
इज BL यानी कि बॉयज लव, यानी कि तलवार से तलवार की भिड़त। अब जिन्होंने देखना है वो देख लेंगे और जिन्होंने अवॉइड करना है वो चुपचाप अवॉइड कर लेंगे। बाकी जो अच्छा है वो तो मैं बताऊंगा ही। नाकामुरा कुन एक फट्टू सा लड़का है जो स्कूल में पहले ही दिन अपने क्लासमेट हिरोसे के प्यार में पड़ जाता है। क्रश बोलो या लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन जो भी है बहुत ही इंटेंस है, जिसके चलते वो उससे बात करने और उसके दोस्त बनने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसमें कभी मैसअप होता है तो हंसी भी आती है और कभी कभी चीजें ठीक जाने पर हार्ट वार्मिंग भी लगता है। अडेप्टेशन की मैं खास तौर पर तारीफ करूंगा, जिसकी एनिमेशन इसे बड़ा ही यूनिक लुक देती है और उसका एग्जीक्यूशन इसे बेहद फनी बनाता है। अगर तुम अपने अंदर के सिग्मा मेल को साइड में रख के इस एनिमे को जरा देखो तो इट इज एक्चुअली अ वेरी एंजॉयबल रोम-कॉम। ये तुमको हंसाने के साथ साथ तुमको तुम्हारे पहले प्यार की भी याद दिलाएगा, जिसके लिए तुम ऊल जलूल ऐसी हरकतें करते थे। उल्टी सीधी हरकतें तो वैसे गिनतामा के कैरेक्टर्स भी करते हैं और उसी के ऑथर का एक नया शॉर्ट एनिमे आया है डैंडेलियन। गिनतामा फैंस को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें वही एब्सर्ड कॉमेडी स्टाइल है। लाइक पहले एपिसोड में सुकुना की पैरोडी की हुई है और एब्सर्डिटी के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। इन ऑल ये एनिमे बड़ा ही एंटरटेनिंग पैकेज है, बोले तो एकदम बिंज वर्दी। वैसे भी नेटफ्लिक्स ने इसके 7 एपिसोड्स एक बार में रिलीज कर दिए हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी डब के साथ। तो आज रात का इंतजाम तो तुम्हारा हो गया। इसके बाद 2 और कॉमेडी एनिमे हैं। पहला है रूस्टर फाइटर, जिसमें एक आवारा मुर्गा एक शहर से दूसरे शहर जाकर बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है। ये प्योरली ब्रेन रॉट एनिमे है जो सुपर हीरो एक्शन जॉनरा को पैरोडी करता है। एंड इट रेजेस अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, अगर एक एनिमे में एक चिकन एक हैन के साथ सेक्स करे तो क्या उसे हेंटाई कहेंगे? ऑनेस्टली मैं तो इसे आगे नहीं देखूंगा, लेकिन अगर तुमको ब्रेन रॉट देखना पसंद है तो सूट योरसेल्फ। दूसरा एनिमे है अपने पास किल ब्लू। इसके टाइटल में ब्लू क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी फॉलो करती है 39 ईयर ओल्ड असासिन ओगामी को, जिसके साथ वही होता है जो डिटेक्टिव कॉनन के साथ हुआ था। एक दिन एक मिशन के दौरान वो 13 साल का यंग लड़का बन जाता है और अब इस बच्चे का बॉस इसे ऑर्डर देता है कि वो स्कूल में पढ़ रही उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड स्कूल में कई डेंजर्स छुपे हैं। एनिमे मुझे काफी हद तक साकामोटो डेज की याद दिलाता है, क्योंकि इसका वाइब काफी चिल और फन है, बट इट इज सेट इन द वर्ल्ड ऑफ असासिन्स। और दोनों ही एनिमे में एक्शन जब भी आता है तो स्टाइलिस्टिक और बैडएस आता है। और अब समय आ गया है आज के टॉप 3 अंडररेटेड एनिमे के बारे में बात करने का। इन तीनों का जॉनरा डिफरेंट है और ये अलग अलग तरह के लोगों को पसंद आएंगे। मैं तुमको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताता हूँ। नंबर 3 अकाने बानाशी। जापान की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है राकुगो। इसमें एक स्टोरी टेलर इस तरह से बैठकर स्टोरी नरेट करता है। इसके लिए उसके पास 2 टूल्स होते हैं, एक पेपर फैन और एक छोटी सी हैंड टावर। इन्हीं प्रॉप्स और अपनी एक्टिंग स्किल्स से उसे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करके ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। अकाने अपने पिता तोरू की राकुगो परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस्ड है। वो उन्हें एडमायर करती है और उनके जैसा बनना चाहती है। While तोरू इज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, वो राकुगो में अपनी रैंक बढ़ाकर थोड़ा और सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसके लिए वो एग्जाम के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। और जैसी परफॉर्मेंस एक मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी के क्लाइमैक्स में देता है, वो वैसी फर्स्ट एपिसोड में ही दे देता है। लेकिन ये बुढ़ा कहीं से आके अपनी बुंड मरवा लेता है और सारे पार्टिसिपेंट्स का करियर ही खत्म कर देता है। और तब अकाने डिसाइड करती है कि वो एक राकुगो मास्टर बनेगी और इस बुढ़ऊ को उसकी औकात याद दिलाएगी। आई नो इस एनिमे का टॉपिक काफी नीश है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया है और ये तुम्हें जापान के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। काफी कम लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, लेकिन जो होंगे उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। नंबर 2 एजेंट्स ऑफ द 4 सीजन्स डांस ऑफ स्प्रिंग। जैसा कि नाम में लिखा है, इसमें सीजन्स यानी कि विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल के एजेंट्स होते हैं ह्यूमन फॉर्म में। स्प्रिंग की एजेंट हिनागिकु के साथ एक बार कुछ कांड हो जाता है, जिसकी वजह से वो 10 साल के लिए गायब हो जाती है। सोचो 10 साल विदाउट स्प्रिंग सीजन। ऐसा मान लो कि उसे डिप्रेशन हो गया था और अब वो जैसे तैसे हिम्मत करके वापस आई है। वो देखती है कि उसकी एब्सेंस में इंसानों को क्या हार्डशिप्स हुई हैं। विंटर ने कैसे उनकी जिंदगी से रंग छीन लिया है। वो अपना रिचुअल परफॉर्म करके यहाँ पर ऑर्डर रिस्टोर करना चाहती है। और एपिसोड के एंड में जब हिनागिकु ने गाना शुरू किया और अपना डांस रिचुअल परफॉर्म किया, इट हैज टू बी वन ऑफ द most beautiful things I have witnessed in my life. विट स्टूडियो के mesmerizing visuals के साथ हिनागिकु की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज सुनकर मजा ही आ गया। और एक चीज बताता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें इसे देखने का तुरंत मन कर जाएगा। इस एनिमे को लिखा है वायलेट एवरगार्डन की ऑथर काना अकात्सुकी ने, और इसमें कंपैशन भी उसी लेवल का भरा है। और अब आज का बेस्ट अंडररेटेड और बेस्ट ओवरऑल एनिमे, जिससे मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे इस तरह से होश उड़ा देगा, निप्पॉन सांगोकु। इसके बारे में कुछ भी जानने से पहले मेरी बात मानो और जाके इसका फर्स्ट एपिसोड देखो, क्योंकि अगर कुछ भी स्पॉइल हुआ तो तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। निप्पॉन का मतलब है जापान और सांगोकु का मतलब है 3 किंगडम्स। ये एनिमे डिस्टेंट फ्यूचर में सेट है, जहां न्यूक्लियर वॉर तो कभी नेचुरल डिजास्टर्स के चलते जापान वापस से
तलवारों पर आ गया है। जापान अब 3 हिस्सों में बढ़ चुका है और तीनों आपस में लड़ रहे हैं जापान पर टोटल कंट्रोल के लिए। ऐसे में अपना प्रोटैगनिस्ट आओतेरू मिसुमी अपनी एग्रीकल्चर की नौकरी करके अपनी वाइफ के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है, और उसकी बीवी चाहती है कि वो उसकी वजह से अपना पोटेंशियल लिमिट ना करे और एक्चुअल में वो करे जो वो सच में करना चाहता है, यानी कि अपनी नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे जापान को यूनाइट करना। बट वन डे देयर लाइफ चेंजेस व्हेन द टायरानिकल लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स डेंकी टायरा कम्स टू देयर टाउन। ये बंदा किसी की छोटी सी भी गलती के लिए उसके हाथ पैर और सर धड़ से अलग करवा सकता है। मिसुमी की वाइफ साकी जब डेंकी टायरा के ऑपरेसिव बेस को चैलेंज करती है तो अपने मेन कैरेक्टर को इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस करनी पड़ती है जिसको मैं शब्दों में शायद बता भी ना पाऊं। इस हॉरर को तुम डायरेक्टली खुद ही देखो। अपनी वाइफ को खोने के बाद मिसुमी फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस ब्लडशेड को रोकेगा और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्किल्स से जापान को बदल देगा। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस एनिमे हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड्स आई हैव ever seen and I am sure कि आगे की जर्नी भी equally strong होने वाली है। And these were all my recommendations. Now I know कि मैंने तुमको बहुत सारे एनिमे रिकमेंड कर दिए हैं, तो मैं तुमको टॉप 3 एनिमे देता हूं जिनको मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। निप्पॉन सांगोकू, डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म एंड विच हैट अ टीलियर। इसके अलावा आई थिंक द रैम्पेंट्स ऑफ आइस भी काफी अच्छा रोमांस एनिमे है। आई माइट बी फॉलोइंग दैट टू। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इतने सारे एफर्ट के लिए प्लीज एक लाइक छोड़ देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर सच कंटेंट एंड मोर अमेजिंग रिकमेंडेशंस। फिलहाल मैं चलता हूं, मिलेगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।